चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 98वें वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लगातार बच्चों से संबंधित विषयों पर आपके समक्ष अपने वक्ताओं के माध्यम से विचार रखते रहे हैं। ऐसा प्रयास रहा है कि हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस क्षेत्र में खास करके जे एक्ट के बारे में जानकारियां देते रहें, जिससे कि उनकी फंक्शनिंग अच्छी होती रहे। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स में जितने भी सीसीआईज आते हैं, चाहे बाल गृह हो, चाहे बालिका गृह हो, चाहे प्लेस ऑफ सेफ्टी हो, वास्तव में इन सब की पूरे इस सिस्टम में क्या भूमिका रहती है, किस प्रकार से हम इनके डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, कब कब ये बाल कल्याण समिति के ऑर्डर की पालन करते हैं, किन परिस्थितियों में पालन नहीं करते हैं, इसके लिए एक्ट क्या कहता है, इसके लिए रूल्स में क्या प्रोविजन है। तो अगर हम एक्ट की बात करें तो सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 50 तक बाल कल्याण चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है। स्पेसिफिकली सेक्शन 41 में उनकी रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसके लिए क्या पीनल एक्शन लिया जा सकता है। और डिटेल में अगर हम जाते हैं तो नियम 62 से लेकर के 79 तक, ध्यान देने वाली बात है, 62 से 79 तक एक बहुत लंबा चौड़ा बृहद डिस्कशन नियम के अंदर भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिखा गया है। तो पूरे एक्ट में बाल कल्याण समितियों और जे बोर्ड के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान अगर किसी को मिला है तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को मिला है। क्या इनकी फंक्शनिंग होती है, क्या इनके डूज एंड डोंट्स हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति, हम सबके मार्गदर्शक भी हैं, श्री अरविंद खुरानिया जी। लगभग 35 वर्षों से एडवोकेट हैं, प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं। वर्तमान में आप जे बोर्ड के सदस्य भी हैं, और हम जब कभी किसी समस्या में उलझते हैं टेक्निकल रूप से या लीगली, तो हम आपकी तरफ मुखातिब होते हैं कि भाई साहब इसमें क्या करना है। तो भाई साहब आपसे आग्रह है कि आप चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग के बारे में अपनी बात रखें। एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से भी जुड़े रहे हैं भाई साहब काफी लंबे समय तक, और कुछ इन्होंने ऐसी व्यवस्था मंदिरों के साथ मिलकर बनाई है, एक नया अभिनव प्रयोग है। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आज के जो हमारा विषय है उस पर अपनी बात रखें। आदरणीय खुरानिया सर। सभी को नमस्कार, और विशेष तौर से सीसीएफ डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी और इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि हर हफ्ते एक नए विषय को, बच्चों से जुड़े हुए विषय को ये लेकर आते हैं और एक्सपर्ट के व्यूज आप सबके साथ शेयर करते हैं। ये एक बहुत बड़ी पहल है चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की। जैसे डॉक्टर चौबे ने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे फंक्शनिंग ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एज पर जे एक्ट एंड मॉडल रूल्स। हम चर्चा करेंगे कि कितने तरह के इसमें चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट हैं जहां पर बच्चों को रखा जाता है। दोनों प्रकार के बच्चों को रखा जाता है, चाहे वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, जिन बच्चों को देख रेख और संरक्षण की जरूरत है, या वो जो बच्चा है चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जो बच्चा कहीं ना कहीं किसी अपराध में संलिप्त होना बताया गया है। उस बच्चे को कहाँ रखा जाना है, इंक्वायरी में कहाँ रखे जाना है, और अगर वो गिल्टी पाया गया तो उसको कहाँ रखा जाना है, और अगर उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो उसके बाद उसको कहाँ रखेंगे, इन सुविधाओं के साथ रखेंगे। ये जो संस्थान हैं, इन संस्थाओं की जिम्मेवारी क्या रहेगी, कैसे इनकी वर्किंग रहेगी, किस किस एज ग्रुप के साथ कैसे कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे उनको सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्पोर्ट्स, डिफरेंट एक्टिविटीज में उनका पार्टिसिपेशन, जो एक आम बच्चा घर पे करता है, वो सारी सुविधाएं इन इंस्टीट्यूशन में उपलब्ध कराना, कैसे वो वर्किंग रहेगी, इसकी बात करेंगे। कानून के दायरे में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इन अलग अलग तरह के संस्थान को, इंस्टीट्यूशंस को किस किस धारा से जोड़ा गया है, मॉडल रूल्स में उनके नियम क्या क्या हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 41 की, जिसके तहत ये सारे संस्थान, जे एक्ट ये बोलता है कि ये जहां बच्चे रखे जाने हैं, ये सभी संस्थान, इंस्टीट्यूशंस वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट से राज्य सरकार व केंद्रीय सरकार के साथ रजिस्टर्ड संस्थान होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है
तो ना इनको जेजे बोर्ड रिकॉग्नाइज करेगा, ना इनको चिल्ड्रन होम रिकॉग्नाइज करेगा, ना ही इनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रिकॉग्नाइज करेगी। और अगर कोई ऐसा अनरजिस्टर्ड संस्थान है उसके लिए पुनिशमेंट की भी इसमें व्यवस्था की गई है। और हम एक सेक्शन देखेंगे कि अगर ऐसा कोई संस्थान पाया जाता है जहां पर बिना रजिस्ट्रेशन के बच्चे रखे गए हैं तो उसमें कितना सजा का प्रावधान है और कितना जुर्माना हो सकता है, वो सब बात की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धारा 41 जेजे एक्ट की, जो कि ये कहती है कि ये बच्चों के सभी संस्थान राज्य सरकार के वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए। उसके बाद हम आ जाएंगे पेनल्टीज पे, जो धारा 42 है, 42 सेक्शन जो है बताता है कि अगर ये संस्थान रजिस्टर्ड नहीं है और इसमें बच्चों को रखना पाया जाता है तो इसमें कानून की धारा के तहत कम से कम 1 वर्ष की सजा और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना उस व्यक्ति पे लगेगा जो ऐसा संस्थान चलाता है। देखिए बड़ी स्ट्रिंग इसमें पुनिशमेंट है। 1 लाख रुपया जुर्माना, जज को भी पावर नहीं है इससे कम का फाइन करने की। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हम बात सुनते हैं, समाचारों में हम पढ़ते हैं कि बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। कुछ लोग हैं गैर कानूनी ढंग से ऐसे संस्थान बनाते हैं और बच्चों की मानव तस्करी करते हैं, तो ये जुर्माना उन सभी पर भी लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये अलग अलग तरह के इतने संस्थान, इतने इंस्टीट्यूशंस क्यों बनाए गए, इनकी क्या आवश्यकता थी, क्या इनको सिंगल विंडो सिस्टम एक ही नाम से क्यों नहीं बनाया गया। तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, किशोर कल्याण कानून में जो है 2 तरह की बातें की गई हैं उन बच्चों के विषय में जो बच्चे कहीं ना कहीं अपराध में संलिप्त हैं, उन बच्चों को रखे जाने की व्यवस्था, और दूसरे वो बच्चे जिन बच्चों को देख रेख और संरक्षण की जरूरत है। तो इसलिए इन दोनों तरह के बच्चों के लिए अलग अलग तरह के संस्थान और एज ग्रुप के हिसाब से बनाए गए हैं। पहले हम बात करेंगे ओपन शेल्टर होम की, जिसका संरचना की गई है धारा 43 के तहत। कानून का जेजे एक्ट की धारा जो है 43 में ओपन शेल्टर होम खोलने की पावर दी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। हर एक जिले में वो जो है एक संस्थान ऐसा बना सकता है जिसको ओपन शेल्टर होम का दर्जा दिया गया है। ये वो संस्थान है जिसमें जब हम कोई चाइल्ड लेबर बच्चे या एकदम से बच्चे को रखने की जहां जरूरत हो या एकदम कोई मास मूवमेंट ऐसी होगी जिसमें काफी बच्चे आ जाते हैं, तो ओपन शेल्टर होम की उसमें व्यवस्था की गई है। तत्कालीन एक उपाय किया गया है कि जिसके अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या प्रशासन इन बच्चों को रख सकता है। इसके बाद आ जाएंगे हम फोस्टर केयर की भी बात करेंगे, वो भी अपने आप में एक संस्थान है। धारा 44 फोस्टर केयर एक ऐसा नियम बनाया गया इसमें कानून के दायरे में कि बच्चे को अंडर अम्ब्रेला प्रोटेक्शन मिले। अंडर अम्ब्रेला प्रोटेक्शन का मतलब जब बच्चा अपने घर में रहता है तो उसको प्रोटेक्शन किसका होता है? अपने माँ बाप और परिवार का। वो 4 कॉर्नर डेवलपमेंट करता है एक संरक्षण के तहत। इसी तरह की संरचना की गई है फोस्टर केयर में। जिन बच्चों को फोस्टर केयर में भेजा जाता है किसी भी कपल के पास या किसी एनजीओ के पास, ताकि उसका सर्वांगीण विकास पूरे प्रोटेक्शन के साथ वो कर सकें, और उसकी मॉनिटरिंग होती है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और CWC के द्वारा। इसके बाद हम आ जाएंगे स्पॉन्सरशिप पे। धारा जो नियम सेक्शन जो 45 है उसमें स्पॉन्सरशिप का प्रावधान किया गया है। कुछ एनजीओ हैं जो ऐसे बच्चों के लिए स्पॉन्सर करते हैं, अपनी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया गया, रजिस्टर्ड होने चाहिए वो संस्थान। और सेक्शन 46 एक्सप्लेन करता है आफ्टर केयर लिविंग CCI, जब बच्चा किसी चिल्ड्रन होम को या किसी भी रजिस्टर्ड संस्थान को छोड़ के जाता है, उसके आफ्टर केयर को सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर, और उसके तहत उसका आफ्टर केयर और प्लान बन के CWC या JJ बोर्ड के सामने या चिल्ड्रन कोर्ट के सामने
आ सकता है, ताकि बच्चे का संस्थान छोड़ने के बाद भी उसकी आफ्टर केयर सुनिश्चित की जा सके। हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन होम की। सेक्शन 47 जो एक्सप्लेन करता है ऑब्जर्वेशन होम को। अब समझने की बात इसमें ये है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग CWC में काम कर रहे हैं और वो ऑब्जर्वेशन होम से परिचित ना हो। जो लोग JJB से जुड़े हुए हैं उनको जरूर इसकी जानकारी होगी। ऑब्जर्वेशन होम वो संस्थान है जहां पर उन बच्चों को रखा या भेजा जाता है जिन बच्चों की पेंडिंग इंक्वायरी है, चाहे वो JJ बोर्ड में है या चिल्ड्रन होम में है, तो उनको रखा जाता है ऑब्जर्वेशन होम में। अलग कैटेगरी बना दी, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में आरोप ये है कि ये किसी अपराध में संलिप्त हैं, अभी इनका अपराध साबित नहीं हुआ, इनकी इंक्वायरी पेंडिंग है। ऐसे बच्चों को भेजा जाता है ऑब्जर्वेशन होम में और उनको 4 कॉर्नर वहां पर भी हर तरह की सुविधाएं, खान पान के बारे में मॉडल रूल्स में नियम बनाए गए हैं, पूरा टेबल चार्ट दिया गया है। इन बच्चों को नाश्ते में, लंच में, डिनर में कैसे दिया जाना है, क्या सब्जी दी जानी है, क्या दूध दिया जाना है, हर चीज। प्लस जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं या करना चाहते हैं उनके बारे में भी इसमें फैसिलिटीज दी गई हैं। उनके जो ड्रेसेस हैं, उनके जो बेडिंग हैं, उनका भी पूरा चार्ट, फ्लो चार्ट दिया गया है मॉडल रूल 2016 में कि इनको ये चीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बात है ऑब्जर्वेशन होम की। अब इसमें मैं एक बात और भी जोड़ रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन होम के जो इंचार्ज हैं उनकी एक ड्यूटी अलग से। एक्चुअल में क्या है कि हम जितनी बार भी एक्ट को पढ़ते हैं या नियमों को पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। आज भी मिला मुझे, तो मैं वो जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपकी जानकारी के लिए सेक्शन 82 IPC का ये बताता है कि 7 वर्ष तक की उम्र वाला बच्चा, चाहे मेल है या फीमेल है, अगर उसने कोई अपराध किया तो वो ऑफेंस की, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। उसको कोई पकड़ नहीं सकता, उसको कोई कोर्ट में पेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी उम्र 7 साल से कम है। और इंडियन पिनल कोड में ये सेक्शन क्लियर करता है कि उसको अपराध में संलिप्त या अपराधी या उसको कोई सजा नहीं मिल सकती। जो बात मैं बताने वाला हूं वो बात अब आती है यहाँ पर 7 साल से 12 साल के बच्चों के बारे में। जिन बच्चों को मान लीजिए बोर्ड ने या चिल्ड्रन कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया या फिट फैसिलिटी में भेज दिया, उसके मैनेजर की, उसके सुपरिटेंडेंट की, उसके इंचार्ज की क्या जिम्मेवारी है, अगर वो ये समझता है ड्यूरिंग द स्टे ऑफ दैट चाइल्ड कि ये बच्चा 7 से 12 के उम्र में होते हुए भी अपराध का बोध नहीं रखता, तो वो एक एप्लीकेशन बच्चे की तरफ से अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बोर्ड में या चिल्ड्रन कोर्ट में लगा सकता है। ये कौन कहता है? सेक्शन 83 कहता है IPC का, ये लगा सकता है। और उसकी रिपोर्ट पर इंटरव्यू करके बोर्ड या चिल्ड्रन कोर्ट उस बच्चे को सेट फ्री कर सकती है। उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी, लेकिन ऐसी रिपोर्ट आने पर बोर्ड और चिल्ड्रन कोर्ट या अदालत सक्षम है उस बच्चे को सेट फ्री करने के लिए। 83 ये कहता है इसमें। अब मैं बात करूंगा ऑब्जर्वेशन होम के बाद स्पेशल होम की। स्पेशल होम वो जगह है, वो इंस्टीट्यूशन है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया, जिसको सरकार ने बनाया, जिसमें उन बच्चों को रखा जाएगा जिन बच्चों का अपराध साबित हो गया है। जिनको अपराध साबित हो गया है या जिनको गिल्टी पाने के बाद कोई सजा की गई है, उन बच्चों को रखा जाएगा स्पेशल होम में। अब स्पेशल होम के साथ एक होम और जोड़ दिया सेक्शन 49 में, प्लेस ऑफ सेफ्टी। अब जब जिन बच्चों ने जिनका अपराध साबित हो गया और उनको रख भी दिया, फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी की क्या जरूरत पड़ गई है वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। प्लेस ऑफ सेफ्टी में वो बच्चे भेजे जाएंगे जिन बच्चों की उम्र
16 से 18 है या 18 से अधिक है जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, हीनियस ऑफेंस जिन्होंने किया है, उनको हम भेजेंगे प्लेस ऑफ सेफ्टी में। यानी कि हीनियस ऑफेंस वाले बच्चों को पेंडिंग इंक्वायरी हम ऑब्जर्वेशन होम में नहीं भेजेंगे, प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजेंगे, जो 16 से 18 वाले हैं या 18 से अधिक उम्र वाले हैं। इससे अगली धारा आएगी 50, जिसमें एक नए इंस्टीट्यूशन की संरचना की गई जिसका नाम है चिल्ड्रन होम। चिल्ड्रन होम वो इंस्टीट्यूशन बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया इस कानून में, जिसमें हम उन बच्चों को रखते हैं जिनको चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कहते हैं, जिन बच्चों को देख रेख और संरक्षण की जरूरत है, जिनके विषय में संज्ञान लेती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। उन बच्चों को हम रखते हैं जिनके अभिभावक नहीं हैं, या जो मिसिंग चाइल्ड है, या जिसके पेरेंट्स जो हैं नहीं हम ट्रेस कर पा रहे, वो सब बच्चे इसमें रखे जाते हैं। या सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, वो अनेबल हैं उसको मेंटेन करने में, इन बच्चों को हम रखते हैं चिल्ड्रन होम। चिल्ड्रन होम में एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग इनके रूम्स बनाए गए हैं। ऐसी व्यवस्था मॉडल रूल में की गई है। उनके पूरे सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके खान पान के लिए, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए इनकी मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शंस मॉडल रूल के माध्यम से पूरी एक्सप्लेन करके दी गई हैं। और जब ये इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड होते हैं किसी गवर्नमेंट के साथ, अंडरटेकिंग देते हैं कि एक्ट में और मॉडल रूल में जो नियम बनाए गए हैं हम उनकी पालना करेंगे। यानी कि वो अंडरटेकिंग ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस इनमें हैं, जो गाइडलाइंस बाद में भी आ रही हैं, उनकी पालना करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन बाध्य हैं और ये मना नहीं कर सकते। बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाना पड़ेगा, बच्चे को स्पेशल ट्यूटर की जरूरत है देना पड़ेगा, बच्चे को एक स्पेशल एक्टिविटी में इंटरेस्ट है उसके लिए भी ट्यूटर उसका लगाना पड़ेगा, मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। इसके बाद सेक्शन 51 में एक्सप्लेन की गई है फैसिलिटी, फिट फैसिलिटी। फिट फैसिलिटी को मैं अगर साधारण शब्दों में कहूं तो ये वो फैसिलिटी है जो कुछ समय के लिए है। कुछ समय के लिए जब जरूरत होती है तो इन बच्चों को फिट फैसिलिटी में जो रजिस्टर्ड है डिपार्टमेंट के साथ जे एक्ट के तहत उसमें रखा जा सकता है, और जिसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भी जिसको रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज कॉल्ड फिट फैसिलिटी। सेक्शन 52 एक्सप्लेन करेगा फिट पर्सन को। अगर आप एक्ट की धारा 2 देखें उसमें भी फिट पर्सन को एक्सप्लेन किया गया है। फिट पर्सन के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि फिट पर्सन वो व्यक्ति है जिसको पर्टिकुलर केस में या पर्टिकुलर इंक्वायरी में, चाहे वो CNCP बच्चा है चाहे वो CCL बच्चा है, उसको फिट पर्सन के पास रखने के लिए फिट पर्सन का चयन किया जाता है। चयन करने के लिए बोर्ड जो है या CWC जो है पुलिस से रिपोर्ट मांग सकता है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस से रिपोर्ट मांग सकता है, उनको सुजेस्ट करने के लिए कह सकता है कि नाम सुजेस्ट करें ये बच्चा किसके पास रखा जा सकता है। उस व्यक्ति के पास रखा जा सकता है जिसका हित, कोई भी ऐसा इंटरेस्ट बच्चे के खिलाफ ना हो। ऐसे बच्चे को, ऐसे पर्सन को उस बच्चे की कस्टडी CWC और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हैंड ओवर कर सकता है। सिलेक्शन करने के बाद उस व्यक्ति की अंडरटेकिंग ली जाती है कि हाँ मैं इस बच्चे को रखने के लिए तैयार हूँ, बच्चा हैंड ओवर कर दिया। ये भी हो सकता है कि कुछ समय बाद या एक दिन के बाद ही वो व्यक्ति आके कह दे कि जी मैं इस बच्चे को रखने में सक्षम नहीं हूँ या नहीं रख पा रहा, मैं आपको वापस करता हूँ। तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उस व्यक्ति को फिट पर्सन डिक्लेयर करेंगे जिसका हित बच्चे के हित में हो, जिसके पास बच्चा भी रहने को तैयार हो,
जो कि उसका रिलेटिव हो सकता है, उसके आसपास रहने वाला व्यक्ति हो सकता है, उसके परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई गणमान्य व्यक्ति हो सकता है। उसको फिट पर्सन डिक्लेयर करके ऐसे बच्चों की कस्टडी कोर्ट के ऑर्डर या CWC के ऑर्डर के द्वारा, बोर्ड के ऑर्डर के द्वारा उसको हैंड ओवर की जा सकती है। 53 सेक्शन में एक्ट ने बात की है रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन सर्विसेज की, कि ठीक है बच्चा किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में आ गया, चिल्ड्रन होम में आ गया या ऑब्जर्वेशन होम में है, स्पेशल होम में है, फिट फैसिलिटी में है, अगर उसके पेरेंट्स या अभिभावक ट्रेसेबल नहीं है तो भी उसकी कॉन्टिन्यूसली काम चलता रहना चाहिए, ताकि बच्चे का रिहेबिलिटेशन भी हो सके और री इंटेग्रेशन एक पर्टिकुलर पर्पज है सेक्शन 3 के तहत ही जो 16 प्रिंसिपल दिए हैं, बच्चे के पेरेंट्स को भी री इंटेग्रेशन ढूंढना चाहिए और उनको ज्वाइन करना चाहिए। सेक्शन 54 में प्रावधान किया गया है इन सभी इंस्टीट्यूशंस की इंस्पेक्शन के लिए डिफरेंट एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, JJ बोर्ड, इवन द कोर्ट ऑफ सेशन जज, उसको अगर आप मॉडल रोल देखें उसमें भी प्रोविजन दिया गया है कि वो लोग इनकी इंस्पेक्शन करते हैं, टाइम टाइम पर इनकी कमियों को नोट करते हैं और उनको दुरुस्त करने के लिए आदेश देते हैं, ताकि उन कमियों को दूर करके इन बच्चों को पूरा इनका सर्वांगीण विकास किया जा सके। ये ना हो कि जिस समय शुरू में रजिस्टर्ड हुआ उस समय फैसिलिटी पूरी कर दी और बाद में फैसिलिटी कम कर दी, तो टाइम टाइम पे इनकी मॉनिटरी और इंस्पेक्शन इस धारा के तहत होती रहती है। और सेक्शन 55 में ये इंस्पेक्शंस में इनका वैल्यूएशन होता है, इनकी फंक्शनिंग का, क्या इनकी फंक्शनिंग सही है या नहीं है। अगर नहीं पाई गई और उन्होंने जो खामियां दूर नहीं की तो ऐसे इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन कैंसल भी किया जाता है, रिजेक्शन किया जाता है रिकमेंडेशन के ऊपर, और फिर वो बच्चे वहां से ट्रांसफर किए जाते हैं। इन सब के अलावा एक इंस्टीट्यूशन और है, जो बच्चे 0 से 6 साल के हैं उन बच्चों को रखने के लिए स्पेशल अडॉप्शन एजेंसीज बनाई गई हैं। हर एक राज्य में कुछ जगह पर स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी बनाई गई हैं। जो अबेंडेंड बच्चे हैं, जो सरेंडर्ड बच्चे हैं, जिनकी उम्र 6 साल से कम है, उन बच्चों को इन संस्थान में रखा जाता है, उनकी आफ्टर केयर की जाती है, उनका अडॉप्शन का प्रोसीजर, ताकि उन बच्चों को अडॉप्शन में भेजा जा सके लीगली फ्री करा के, और उन बच्चों को परिवार मिल सके, परिवार के अंदर उनका पूरा फोस्टर केयर हो सके, बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तरह वो बच्चे पल सकें, उनको माँ बाप का और परिवार का प्यार मिल सके। ऐसी संरचना इसमें की गई है। इस कानून को बनाने में बहुत समय लगा। यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हुए उसके तहत ये कानून हमारे देश में भी बना, और समय समय पर इसमें संशोधन हुए, और संशोधन का पर्पज सिर्फ एक ही है कि हम जो भी काम इस कानून में करेंगे, चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करे, चाहे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करे, चाहे चिल्ड्रन कोर्ट करे, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट करे, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी करे, राज्य सरकार करे, जिला प्रशासन करे, वो बच्चों के हित में कार्य करे, ताकि जो बच्चे कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड हैं उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, उनका 4 कॉर्नर डेवलपमेंट जो है सुनिश्चित किया जा सके। ये सब प्रावधान इन इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए अलग अलग संरचना, इतनी तरह के इंस्टीट्यूशन इस कानून में बनाए गए। मैं आपसे अब गुजारिश करूंगा, इन इंस्टीट्यूशंस के मद्देनजर कोई भी आपका सवाल है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। सर थोड़ा सा नियम के बारे में जानकारी देंगे क्या? 1-2 नियम पे चर्चा कर सकते हैं जी जी या जी, मैं बिल्कुल। 69 मैं थोड़ा चाह रहा था 69 जो नियम है उस पे 2 मिनट। हाँ, हालांकि मैं अगले हाँ जरूर जरूर। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए। जी जसवंत जी 1 मिनट अपना माइक जी। बंद कर प्लीज। जसवंत जी माइक बंद कर ले प्लीज। जी तो बहुत अच्छे शब्दों में आज खुरानिया सर ने बताया सारी बातें। नियम के बारे में हमने चर्चा करी थी 62 से 79 तक सारी चीजें इसके बारे में लिखी गई। तो सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है 69,
अगर आप देखें इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और मुझे लगता है जे एक्ट में इससे लंबा नियम या इससे लंबा कोई कानून नहीं है, ए से लेकर के पी तक है, तो बहुत सारी डिटेल इसके अंदर दी गई है। इस 69 नियम पर ही हम अगले सप्ताह पूरा डिटेल बात करेंगे, पर कुछ एक दो चीजें आज हम जिनमें बात कर सकते हैं। एक उदाहरण के लिए कि जब हमें कोई बच्चा प्राप्त होता है, सेक्शन रूल 69 के ई में जो लिखा हुआ है, प्रोसीजर टू बी एडॉप्टेड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द चाइल्ड, जब भी कोई बच्चा बाल कल्याण समिति के आदेश से या किसी जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश से या डीसीपीयू के आदेश से भी इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि बच्चा रखने की जो प्रक्रिया है वो सीडब्ल्यूसी से होकर गुजरती है, लेकिन अगर रात को 12 बजे सीडब्ल्यूसी से कांटेक्ट नहीं होता है और किसी सोशल वर्कर को भी ये फील होता है कि ये बच्चा वल्नरेबल सिचुएशन में है, इसको हम चाइल्ड लाइन में नहीं रख सकते हैं, नियरेस्ट होम में रखना है, तो 24 घंटे के संरक्षण के लिए भी प्रोविजन दिए हुए हैं। तो उस सारी प्रक्रिया का कैसे पालन करना है उस पर एक 5 मिनट की बात करेंगे। फिर हम इस सत्र को ओपन करेंगे, खुरानिया सर से प्रश्न लेंगे, उसके बाद हम आप सबसे 1-to-1 बात करेंगे अपने 100वें वेबिनार के बारे में। तो खुरानिया सर मैं 2 मिनट बात रख लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। श्योर सर। जी सर जी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो शेयर करने लायक हैं, सबसे पहला कि बालक का पूरा डिटेल, मतलब व्यक्तिगत ब्यौरा प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर में प्रवेश किया जाएगा, जो भी एंट्री रजिस्टर होगी गेट के अंदर तो कंप्लीट डिटेल उसमें दिया जाएगा। बाल कल्याण समिति के ऑर्डर से आया है तो ऑर्डर नंबर लिखा जाएगा, उसके अंदर क्या है, अगर बाल कल्याण समिति ने कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसका भी डिटेल दिया जाएगा। बालक की रिहाई की तारीख भी लिखी जाएगी। अगर बाल कल्याण समिति ने या जैसे बोर्ड ने मान लीजिए लिखा है कि बालक को 3 दिनों के लिए प्रवेश दिया जाता है, तो 3 दिन बाद छोड़ने की जिम्मेदारी भी इंस्टीट्यूशन की होती है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों होता है, लिखना जरूरी क्यों है, मान लीजिए बाल कल्याण समिति ने बच्चे को 3 दिन के लिए रखा और बाल कल्याण समिति भूल गई तीसरे दिन अपने ऑर्डर को रिव्यू करना, या जे भी किसी कारण से तीसरे दिन भूल गया उस ऑर्डर को रिव्यू करना, तो अननेसेसरी उस बच्चे का स्टे 6 दिन या 7 दिन नहीं होना चाहिए। वो इंस्टीट्यूशन उसको तीसरे दिन समिति के समक्ष प्रस्तुत करे, या जो भी ऑर्डर दिया है समिति ने उसका पालन करते हुए इंस्टीट्यूट उस बालक को फ्री करे, या जो भी उसमें लिखा गया आगे की कार्यवाही करे। बालक को तलाशी की आवश्यकता और प्रक्रिया को स्पष्ट करने के बाद और शिष्टता एवं सम्मान, इन दोनों शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, शिष्टता एवं सम्मान। जब भी इंस्टीट्यूट में बच्चा आता है तो उस बच्चे से इस प्रकार व्यवहार होना चाहिए कि उसे ये न लगे कि वो किसी संस्था में आ गया या किसी नई जगह पे आ गया। जनरली होता क्या है, क्या स्टाफ को देखा जाए या कई बार बाल कल्याण समितियों के बारे में भी कहूँ तो वहां पे भी कुछ लोग बच्चों से ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बालक के साथ शिष्टता और उसका सम्मान दोनों बना रहना चाहिए जब वो बच्चा इस पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरता है। तो नियमों के 72 में लिखा गया है प्रोसीजर्स और क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसका पालन करते हुए बालक की तलाशी ली जाएगी, और बालक की बालिका अगर है कोई तो उसकी तलाशी वहां की महिला कर्मचारी द्वारा ही लिया जाएगा। ये अनिवार्यता 69E में मेंशन्ड है। जब भी किसी संस्था में बालक आता है, चाहे वो दिन में आए चाहे शाम को आए, सबसे पहला काम बालक के बारे में है, जानकारी आप लेते रहिए, उससे पहला प्रश्न पूछिए उसने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। और ये सवाल मैं ये निवेदन मैं आप सभी से करूंगा, जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स जुड़े हैं, कि जब भी कोई बालक आपके संपर्क में आया तो आप उससे पूछिए बेटा आपने लास्ट टाइम कब खाना खाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बालक भूखा है और हम अपनी प्रक्रिया में लग गए 2 घंटे के लिए और 2 घंटे बालक भूखा रह गया। तो संस्था के गेट पर जैसे ही पहुंचेगा तो संस्था का दायित्व है, संस्था का कर्तव्य है, और ये नियम में लिखा है कि बालक यदि भूखा है तो उसकी प्राप्ति के समय पर ध्यान दिए बिना कि वो कितने समय पे आ रहा है, उसको तत्काल खाने और पीने की उपलब्धता कराई जाएगी, उसको भोजन की उपलब्धता कराई जाएगी, उसके बाद की सारी प्रक्रियाएं की जाएगी। बालक को खराब स्वास्थ्य, चोट, मानसिक बीमारी, रोग जिसके लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, चिकित्सकीय देखरेख दी जाएगी। अगर मान लीजिए कहीं उसको लग रहा है कि चोट लगी है, बालक को दिख रहा है, या बालक का बहुत अनमना सा दिख रहा है, तो उससे पूछने की आवश्यकता है कि क्या बात है, कहीं उसको सर्दी जुकाम बुखार या कोई ऐसी समस्या तो नहीं है। अगर कुछ भी है तो तत्काल उसको एड्रेस करते हुए उसको चिकित्सकीय परामर्श भी देने की आवश्यकता है। बालक को विशेष रूप से चिन्हित शयनागार या वार्ड या अस्पताल में यदि उसके संक्रामक या संचारी रोग से ग्रसित होने की संभावना, भी कोविड काल में हमने देखा सारी संस्थाओं ने क्वारंटाइन वार्ड बनाया हुआ था, तो अगर बालक को लगता है कि कोई इस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज है या उसको कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एक अलग वार्ड बनाने की आवश्यकता है।
या अगर जरूरत पड़ी तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन की भी आवश्यकता है। ये सारी जिम्मेदारी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की है। बालक से परीक्षा या साक्षात्कार रूप में उपस्थित होना, परिवार के सदस्यों से संपर्क करने जैसी किसी तत्काल और अविलंब आवश्यकता के बारे में पूछा जाएगा। उससे तुरंत पूछा जाएगा क्या वो अपने परिवार से बात करना चाहता है या उसकी और कोई आवश्यकता है क्या। तो वो सारी चीजें पूछने के बाद वो सारी चीज डिटेल लिखी जाएगी। वहां पे जो भी कार्य करता है, चाहे वो बाल कल्याण गृह माता पिता हम बोलते हैं उनको, तो गृह का जो भी ऑफिसर है वहां पे जिसकी ड्यूटी है, वो सारी चीजें बच्चे से पूछेगा और वो सारी चीजें प्रस्तुत करके उसकी एक पूरी की पूरी फाइल बनाएगा और उस फाइल के अंदर वो सारे डिटेल नोट करेगा। बाल देखरेख संस्था में प्राप्त किए गए प्रत्येक बालक को पहले 14 दिनों तक प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बनाए गए शयनागार या पृथक्करण इकाई में रखा जाएगा। अगर संभव है तो इनिशियली 14 डेज, क्योंकि अगर इसके बाद की हम बात देखें तो जो पहला ऑर्डर होता है वो 14 दिन के लिए है कि 14 दिन तक हमें ये काम करना है। 14 दिन पूरे होने के बाद हमें दूसरे फेज में जाना है कि उसकी आईसीपी बनी क्या, आईसीपी अगर बन गई है तो हमने क्या क्या चीजें उसमें दिया है, आईसीपी में हमें क्या कंटेंट निकल के आए हैं और उस आईसीपी को क्या हमने सीडब्ल्यूसी या जेजेबी जहां से भी बच्चा आया है उनके साथ डिस्कस किया है, क्या उसका रिहेबिलिटेटिव प्लान क्या है। ये सारी चीजों के बारे में बहुत सारी डिटेल जो है सेक्शन 69 में दिया है। क्योंकि एक दिन में मैं इसको कवर नहीं करना चाह रहा था क्योंकि बहुत लंबा होता और इस पर फिर हम डिस्कशन नहीं कर पाते, तो मैं सेक्शन 69 के आज जो सेक्शन ई में जो प्रोविजन दिए हुए थे कि बच्चा जब जैसी संस्था में आता है तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उस पर मैंने थोड़ी सी अपनी बात रखी। अब इस सत्र को हम ओपन करते हैं। खुरानिया सर से या मुझसे या किसी और से भी कोई प्रश्न करना है तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। जी, अगर कोई बच्चा इन किसी भी संस्थान से भाग जाता है तो एक बात ये निकल कर आती है कि बच्चा भाग गया, संस्थान क्या करे। तो संस्थान की इसमें जिम्मेवारी है, इसकी डीडी रिपोर्ट, डेली डायरी रिपोर्ट नजदीक के थाने में तुरंत दर्ज कराए। लेकिन सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट ये कहता है बच्चे के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नहीं होगा, बच्चे के खिलाफ कोई अलग से कार्रवाई नहीं होगी। बाल हित में सिर्फ उस बच्चे को ट्रेस किया जाना है, उसको दोबारा से उस इंस्टीट्यूशन में लाना है, ना कि उसको अपराधी घोषित करके कोई कार्रवाई करनी है। कई जगह संस्थानों में ऐसा हुआ है, ऑब्जर्वेशन होम से बच्चा भागा, एफआईआर कर दी तुरंत प्रभाव से बच्चे के खिलाफ। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। सेक्शन 26 बिल्कुल सीधा सीधा रोकता है, जब ऐसी कोई व्यवस्था नजर में आपको आती है तुरंत प्रभाव से सेक्शन 26 उसको दिखाइए, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो बोर्ड है, चाहे वो चिल्ड्रन कोर्ट है, कि आप बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर कोई कार्रवाई बनती है तो किसके खिलाफ बनेगी? जो उसका मैनेजर है, जो उसका वॉचमैन है, जो उसके रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बनेगी। उस बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनेगी, क्योंकि हमें सेक्शन 3 में जो 16 प्रिंसिपल हैं, बच्चे के हित में ही काम करना है। हमने बच्चे को अबोध माना है, कानून ने उसको अबोध माना है। अगर वो किसी बात से प्रभावित होकर भाग भी गया तो सिर्फ उसको ढूंढ के दोबारा उस संस्थान में लाना है, ना कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब कोई भी आप सवाल कर सकते हैं। जी जी, इस सेक्शन पे भी हम भाई सब चर्चा अगले सप्ताह करेंगे, क्योंकि ये इतना टेक्निकल विषय है कि अगर हम आज लगातार बात करते तो बहुत क्योंकि ये इंटरेस्ट का विषय है और महत्व का विषय है, खास करके सीडब्ल्यूसी और कुछ लोग जो इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी। तो ये अनीता जी ने हैंड रेज किया, आप अपनी बात रखें अनीता जी। जी अनीता जी, अनीता जी अपनी बात रखें, आपने हैंड रेज किया है। डॉक्टर लक्ष्मण आप अपनी बात रखें, आपने हैंड रेज किया। जी डॉक्टर लक्ष्मण आप म्यूटेड हैं, प्लीज अनम्यूट कर लें। सुन रहा है क्या? जी जी अभी आ रही है आवाज। जी करें। नमस्ते खुरानिया सर, I am telling from Tripura state. Okay. Actually, in my district there was no CCI. Just a few days back, only one CCI is established for children, for girls. Actually,
it is very scarce in our district. After so many requests, after so many trying, one CCI established by one NGO. Question is this: sometimes we find in the night also some children are rescued, but they have to stay. They have to keep the children where? If we consider some fit person, some custodian, how we can declare the fit person? Will they get the financial benefit or not? How? This is, please enlighten me. मैं डॉक्टर लक्ष्मण आपकी पूरी बात समझ नहीं पाया हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? Actually, fit person जो है ना, fit person, क्या अच्छा fit person, हम किसी को fit person में देने के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिलती है क्या? फिट पर्सन को कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती। देखिए, नियम में कोई प्रावधान नहीं है, वो अपने कंसेंट से बच्चे की कस्टडी लेता है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर फिट पर्सन है जिसको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, अगर उसकी ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो बोर्ड या चिल्ड्रन कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को, और ऐसी हेल्प दी जा सकती है। अक्सर फिट पर्सन को अगर फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी तो उसका नाम बदल जाएगा, या तो वो स्पॉन्सरशिप में चला जाएगा या फॉस्टर केयर में चला जाएगा जी, क्योंकि फिट पर्सन के लिए ऐसा प्रावधान इसलिए है, ऐसा हाँ। प्रावधान भी इसलिए है जी क्योंकि कुछ केसेस में ये देखने में आया, रिपोर्टेड केसेस हैं जी कि फिट पर्सन जो है उस बच्चे का नियर रिलेटिव है जी लेकिन उसकी पोजीशन ठीक नहीं है, बच्चा उसके पास रहना चाहता है, वो हर तरह का अश्योरेंस भी दे रहा है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट ने रिकमेंड करके ऐसी हेल्प उसको दिलवाई है, लेकिन ये नियम में कोई प्रावधान नहीं है। सही। जी डॉक्टर अनीता यादव, आपने हैंड रेज किया है। अनीता दीदी, निर्मला जी आपने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें। निर्मला जी, निर्मला जी। हाँ, नमस्कार सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अडॉप्शन के लिए बच्चे को हम 60 दिवस में लीगल फी करते हैं। जी हेलो जी जी सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ, जैसे बच्चे को हम 60 दिवस में लीगल फ्री करते हैं और वो बच्चे 60 दिवस हो जाने के उपरांत यदि छुट्टी पड़ती है 1 सप्ताह की, जैसे 5 दिन 10 दिन, तो क्या हम उसको बाद में भी कर सकते हैं? जैसे बच्चे को 70 दिवस हो गया, 80 दिवस हो गया, ऐसे स्थिति में? देखिए, जहां तक समय की सीमा है तो उसको ये सारे काम समय के अंदर कर लेने चाहिए, लेकिन अगर कोई दिक्कत जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको एक्सप्लेन करके वो पीरियड आप मेंशन कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी लीगल हिच नहीं है, लेकिन जो भी काम आप करेंगे वो इन द इंटरेस्ट ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड करेंगे। जी सर। जसवंत जी अपनी बात रखें। जसवंत जी। हाँ जी सर, हेलो। हाँ, आपने हाँ हैंड रेज जसवंत जी किया सुन है। रहे हैं, बोलिए आप। हाँ जी सर, वो सेक्शन 54 में आपने बोला था इंस्पेक्शन वाला, उसमें रूल पूछना था जी, कौन सा रूल भी है इसमें साथ? सर, अगर आप इंस्टीट्यूशनल केयर के रूल्स खोलेंगे तो आपको सारे दिखेंगे। आप क्या पूछना चाहते हैं, ये पूछिए आप। वो इंस्पेक्शन करने के लिए जो अपना स्टेट लेवल पर करती है ना सारा। धारा 54 की जो इंस्पेक्शन कमेटी है, प्रारूप 46 में नियम 41(3) और 41(9) के द्वारा इंस्पेक्शन करती है। धारा 54 की आप पूछ रहे थे ना, धारा 54 की जो कमेटी है। जसवंत जी, जसवंत जी, आपका प्रश्न यही है, धारा 54 की कमेटी किसमें इंस्पेक्शन करती है? हाँ जी सर, यही। तो उसके लिए जो फॉर्म 46 होता है, अच्छा और जी। नियम 41(3) और 41(9) के अंतर्गत इस इंस्पेक्शन के बारे में लिखा गया है। ठीक है जी। जी, और कुछ प्रश्न? बस जी, बस, थैंक यू। उषा जी अपनी बात रखें। Good evening, sir. Is it necessary to send the child in open shelter first, or we can say we can send the child direct into CCI? You may send the child directly to the children home or CCI. Open shelter home is a purposefully created institution. जब हम कोई जैसे ऑपरेशन मुस्कान चलता है, वहां से बच्चे रेस्क्यू करते हैं, बाल श्रम में बच्चे रेस्क्यू करते हैं, तो इमीडिएट रखने के लिए, क्योंकि अगर उनको हम चिल्ड्रन होम में भेजते हैं तो चिल्ड्रन होम की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है,
तो ओपन शेल्टर होम का प्रोविजन इसलिए बनाया गया, तो शॉर्ट स्टे के लिए है वो। उसके बाद CWC अपना संज्ञान लेती है प्रॉपर, और फिर उनको प्रॉपर जगह पे भेजती है या पेरेंट्स को हैंड ओवर करते हैं। ओपन शेल्टर होम में बच्चे सुबह जाके शाम को घर जाते हैं। जनरली नाइट स्टे फैसिलिटी नहीं होती है ओपन शेल्टर हाउसेस के अंदर, और उसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, जो दोनों माँ बाप काम करते हैं, बच्चे को छोड़ सकें, या ऐसे लोग जिनके मतलब माँ बाप सक्षम नहीं है दिन भर अपने बच्चों को पालें। तो ओपन शेल्टर में नाइट स्टे की फैसिलिटी नियम में नहीं है कहीं, बाकी CWC के आदेश पे इमरजेंसीज में नाइट में भी रख सकते हैं। जी डॉक्टर अजय खिमरिया अपनी बात रखें। डॉक्टर साहब, आपसे और खुरानिया जी दोनों से मेरा यही सवाल है कि जो नए चिल्ड्रन होम खोले जाने में संस्थाओं को क्या कुछ बुनियादी एहतियात रखना चाहिए, और नए जो कर्मचारी हैं उनके लिए किस तरीके का एक ओरिएंटेशन होना चाहिए? क्योंकि इस वेबिनार में हमारे यहाँ से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जो नया जो हमारा चिल्ड्रन होम खुलने वाला है उससे जुड़े हुए लोग हैं, तो आप उनके लिए कुछ ओरिएंटेशन के दृष्टिकोण से या शुरुआती तौर पर किस तरह से काम उन्हें करना चाहिए? प्रश्न के जवाब में पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जब भी किसी इंस्टीट्यूशन की रिकॉग्निशन के लिए एप्लीकेशन आएगी, मॉडल रूल में उस कैटेगरी के लिए, मान लीजिए मेल चाइल्ड का इंस्टीट्यूशन बनना है या फीमेल का बनना है, उनके एज ग्रुप के हिसाब से रूम के एरियाज की लेंथ और विड्थ और सब चीज़ों की स्पेसिफिकेशन दी गई है। वो बिल्डिंग उन मापदंडों पे सही होनी चाहिए। उनका किचन कैसे बनेगा, उनका किचन इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, उनके कपड़ों की व्यवस्था, उनके बेडिंग की व्यवस्था, उनकी कपबोर्ड की व्यवस्था वगैरह वगैरह। दूसरी बातें हैं स्टाफ की, जैसे आपने कहा, बिल्कुल उनके स्टाफ के बारे में भी क्वालिफिकेशंस तक उसमें मेंशन की गई हैं। ये स्टाफ होगा, इनकी ये क्वालिफिकेशन होगी, बाकायदा इंटरव्यू बनेगा, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से भी उसमें लोग बैठेंगे, और उनकी तरीके से सिलेक्शन तो वही होती है। हालांकि जो मैनेजमेंट है वो अपने ढंग से कर लेती है, लेकिन इसी के लिए जो ये इंस्पेक्शन ऑफ CCI रखी गई है सेक्शन 54 में, ये चीज इसीलिए डाली गई है ताकि इन खामियों को दूर किया जा सके, और इसकी समय समय पर सेक्शन 55 के तहत इवैल्यूएशन भी की जा सके। जी सर। अब खिमरिया जी, इसके लिए जी डॉक्टर साहब खिमरिया जी सर, बाकी लोग माइक बंद करेंगे तो सही रहेगा। अजय जी आप भी बंद कर दें। जी, तो नियम 29 में डिटेल दिया गया है कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, कितने स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, वो सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दी गई है। और अगर हम एहतियात की बात करते हैं तो प्रारूप 17, 18 ये महत्वपूर्ण है। 18 में बच्चा आता है, 17 में CWC के समक्ष पेश किया जाता है बच्चे को, तो 18 को बहुत बारीकी से आपको देखने की जरूरत है जब भी आपके पास कोई बच्चा आए। ICP जो है प्रारूप 7 में जब हम बनाते हैं वो मैंडेटरी है कि ICP बनना हर बच्चे की आवश्यकता है। अगर एक अच्छा ICP आपने बना लिया है, आपके इंस्टीट्यूट ने एक अच्छा ICP बना लिया है, तो मान के चलिए कि बच्चे का 90% पुनर्वास हो गया है, क्योंकि वही बेस होता है, उसी आधार पे सारे डिसीजन, सारे निर्णय आगे की तरफ जाते हैं। तो हम आपके साथ एक एक्सक्लूसिव वेबिनार इस पे आपके लोगों के साथ कर लेंगे एक दिन बातचीत करने के लिए। ये डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को मेरा नमस्कार। जी डॉक्टर साहब जो हमारे अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। जी नमस्कार। माया पांडे जी ने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें, फिर मैं अध्यक्ष जी की तरफ चलता हूँ। जी सर नमस्कार आप सभी को। सर सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ जी सर, आजकल हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स बहुत जारी हैं कि यदि हम बच्चे को जैसी ऑर्डर करते हैं एकल आदेश या कुछ भी, तो उनकी ये समस्या रहती है कि हमारे बालगृह में जगह नहीं है, और कई बार वो निश्चित नहीं है वो संख्या उनकी, तो हम पूछते हैं कि भाई जगह नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है, हमारे पास बच्चा आया है तो ये तो हमारी नेसेसिटी है कि हम भेजेंगे और आपको रखना पड़ेगा। तो कई बार इसमें काफी परेशानियां जा रही हैं। बाल गृह बालिका गृह जो है वो कहते हैं ओवर हो रहा है, संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये प्रश्न अभी सामने खड़ा है
क्या शासन की ओर से क्या कुछ संख्या निर्धारित होती है क्या बालक और बालिका बिल्कुल की? होती है। जब किसी इंस्टीट्यूट को रजिस्टर्ड किया जाता है उसकी कैपेसिटी की सैंक्शन दी जाती है, लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। मान लीजिए कि मेरे इंस्टीट्यूशन में 20 बच्चों की जगह है और मैं इस समय 24 या 25 बच्चे रख पा रहा हूँ, और CWC के पास या किसी भी चिल्ड्रन कोर्ट या JJ बोर्ड की भी बात करूँ, अगर चिल्ड्रन होम है या ऑब्जर्वेशन होम है, कोई बच्चा आ गया तो उसको कहीं तो रखने का होगा। तो ये आपस की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किसी भी प्रकार इसको एडजस्ट कीजिए। ये बात उनकी भी ठीक है कि उनकी एक कैपेसिटी फिक्स है। जी ठीक ठीक ठीक। उसके अलावा भी माया जी, इसके अलावा भी भले ही कैपेसिटी कितनी भी है उसकी, अगर रोस्टर है और इमरजेंसी है तो बच्चे को रखने से कोई इंस्टीट्यूट मना नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राइम कंसर्न बच्चे की सेफ्टी है, बच्चे को शेल्टर देना है। जी नीतू पांडे जी ने हैंड रेज किया। नीतू जी अपनी बात रखें। जी सर नमस्कार सर। सर मेरा एक सवाल था, जो किशोर निधि है जो एक्ट में है, वो उसका प्रावधान हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं CWC या JJB वाले, और जो हम ऑर्डर करते हैं धारा 18 के उसमें कि जो बच्चे को हम चार्ज लगाते हैं, क्या वो चार्ज भी हम बच्चों के हित के लिए यूज कर सकते हैं क्या, कि वो जमा हो जाता है? मुझे इस पे जानकारी लेनी थी। किस तरह का कर रहे हैं आप? चार्ज किस तरह का? जो बच्चों को हम 18 में आदेश जारी करते हैं और उनको जैसे किसी, अगर हमें लगता है कि किसी में वो लिप्त है तो हम उनको थोड़ा सा जुर्माना करके और उनको आदेश निकालते हैं, तो वो जुर्माना जो है वो कोर्ट में होना चाहिए कि किशोर निधि में होना चाहिए? देखिए, जुर्माना किसी निधि से नहीं दिया जा सकता। अगर बच्चा रिफ्यूज करता है कि मेरे पास नहीं है, तो उसकी रिफ्यूजल ही सफिशिएंट है, वो चार्ज वहीं पर समाप्त हो जाता है, उस आदेश को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। नहीं सर, मेरा ये सवाल है कि वो जो जुर्माना हम लेते हैं बच्चों से, क्या वो जुर्माना हम किशोर निधि में जमा नहीं करवा सकते? वही यूज उनको, मतलब वापस बच्चों के यूज में आ जाए, वो कोर्ट में ही जमा क्यों? मतलब ये क्या नियम में है क्या, हम ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिए, पहली बात तो ये है, अगर मैं बोर्ड की बात करूं या चिल्ड्रन होम की बात करूं, चिल्ड्रन कोर्ट की बात करूं, दोनों ही कैपेसिटी के जुडिशियल ऑफिसर या प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को बच्चे पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाना चाहिए। ये सीधा सीधा सेक्शन 3 की उल्लंघना हो जाएगी, चाहे वो बोर्ड है चाहे वो चिल्ड्रन कोर्ट है। ये बिल्कुल सेक्शन 3 के 16 प्रिंसिपल्स की उल्लंघना हो जाएगी। आप बच्चे को अगर गिल्टी पाते हैं, जो कानून में प्रावधान होते हैं उसमें सजा कर दीजिए, लेकिन बच्चे के ऊपर जुर्माना लगाना सरासर गलत है। हाँ, अगर उसके पेरेंट्स उसको पे करते हैं तो उसमें कोई रोक नहीं है, आप बच्चे को बाध्य नहीं कर सकते, और मेरी अपनी ओपिनियन में बच्चे के ऊपर जुर्माना लगाया जाना इलीगल है। थैंक यू सर। हमारे अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं। सुनीता जी, हम आपका प्रश्न लेंगे, अध्यक्ष जी की तरफ चढ़ते हैं। ऐसा आप सुन पा रहे हैं जी? तो आज हमने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात किया, और अब हम अपने 100वें वेबिनार की तरफ चलने वाले हैं, बात करने वाले हैं क्या क्या करना चाहिए। मैं आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को इन पंक्तियों के साथ बुलाता हूं अपनी बात रखने के लिए, कि हमने उन तुंद हवाओं में जलाए हैं चिराग, जिन हवाओं ने पलट दी है बिसाते अक्सर। तो वे उन हवाओं में भी उन चिराग जलाने का मादा रखने वाले हमारे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। अभी तो हमने मुट्ठी भर आसमान नापा है, देखते हैं परिंदों की उड़ान कहाँ तक जाती है, सारा जहां हमारा है। और मुझे लगता है हमारे परिंदे भी ऐसे हैं कि बाज से कम नहीं है, और सुबह से शाम तक तो वो आसमान की ऊंचाइयों को कई बार नाप के आ जाते हैं। खुरानिया साहब जैसे, जिसके सेनापति हो, उनके अंडर में सेना चल रही हो, तो फिर क्या कहना। अच्छा, मुझे आप सबसे पहले तो यही निवेदन करना है, क्या हम ऐसा कोई वेबिनार प्लान करें? पहला प्रश्न तो मेरा आप यही है कि क्या ऐसा कोई वेबिनार प्लान करना चाहिए? आपका क्या मत है? एक एक राज्य से अगर एक एक व्यक्ति उत्तर देगा तो हम मान लेंगे कि सबकी सहमति हो गई है। तो खुरानिया साहब से हम लोग शुरू करते हैं। खुरानिया साहब, क्या मत है आपका? जैसे वेबिनार चल रहे हैं इन्हीं की बात कर रहे हैं या इससे हटके कुछ? नहीं, हम लोग 100वें वेबिनार या जो 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं वैसा चाहते हैं कि जितने भी हमारे जो कोर टीम के लोग हैं, हम सब, कृपा शंकर जी, इसी तरह की बात करना है मुझे।
ऐसा बिल्कुल यही बात है। जी, हम सब लोग जो इतने लंबे समय से वेबिनार में कंटिन्यू जुड़े हुए हैं वो, और जितने भी हमारे स्पीकर रहे हैं, हम सभी स्पीकर और हमारे जो कोर टीम बन गई है 30-40-50 लोग जो हमारे हमेशा पिछले 2 साल से जुड़ रहे हैं, तो एक कोर टीम है, एक कोर टीम प्लस हमारे स्पीकर 100 वेबिनार में लगभग हमारे 200 स्पीकर ने हमें मार्गदर्शन दिया है। क्या हम इनका कोई वेबिनार कर सकते हैं जिसमें हम बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी क्या सहमति है इस पे? सर ये अच्छा आइडिया है और ये बिल्कुल कर लेना चाहिए सर। जी जी, और कोई बताएंगे? सिर्फ इसमें एक दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर स्पीकर्स का हम वेबिनार करेंगे हाँ, वो सभी उसमें एकदम से बोलना चाहेंगे, तो वेबिनार में वो दिक्कत हो जाती है बस। वो वेबिनार में वो स्पीकर नहीं होंगे, स्पीकर उसमें कोई और होगा फिर। जी जी, वो केवल श्रोता होंगे इस वेबिनार के। बिल्कुल कर लेना चाहिए सर, मैं एग्री करता हूँ। हम उन लोगों के लेवल के हिसाब से हम लोग प्रयास करें, गवर्नर साहब उस वेबिनार में रहें, प्रदेश के मंत्री रहें, कोई इस तरह के लोग रहें, कैलाश सत्यार्थी रहें, जिनका जो भी हमारे स्पीकर होंगे उनको भी लगना चाहिए कि नहीं वेबिनार में हम बैठे हैं और हमारे ऊपर कोई स्पीकर आया है। जी सर। जी, डॉक्टर लक्ष्मण साहब। बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, मेरा सपोर्ट है, ये बहुत अच्छा पता। वेरी गुड सर। आप सपोर्ट वहीं से करेंगे, भोपाल आके करेंगे हमें? आप जैसे बात है कैसे करूंगा। हम तो आपको भोपाल बुला करके ही सपोर्ट मानेंगे। जरूर आप जाऊंगा, ये तो चाइल्ड के बारे में था, ये नेशन के बारे में है। नेशन मोदी साहब कहाँ से? मानिक मोदी साहब, आपका माइक बंद है, उसको चालू कर लीजिए, माइक बंद है। मोदी साहब नीमच से हैं सर भाई साहब। अच्छा, नीमच से हैं। मैं नीमच से मानक मोदी। हमारे यहाँ पे एक नीमच की बालिका बॉम्बे पूना साइड गई, और जब गई थी जब तो उम्र कम थी और यहाँ पे कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं थी, और अब वो 19 साल की बालिका हो गई। तो बॉम्बे पुलिस वाली लाई, बाकी CWC का आदेश लाए, वो सिर्फ 2 सदस्यों का आदेश था, और वो 19 साल की। अच्छा, इस विषय पे भी मोदी साहब, इस विषय पर हम खुरानिया साहब से, कृपा शंकर जी से मार्गदर्शन लेंगे। जी ठीक है, अभी तो हम थोड़ा सा केवल इतना पूछना चाह रहे हैं, इस वेबिनार के बारे में आपको जवाब देंगे क्या? अच्छा, नहीं आप तो जैसा करो, बहुत अच्छा लगता सर, पूरा वेबिनार से सारा समझ के ना अपन। आपकी सहमति है? हाँ, तो वो बालिका बोल रहे कि नीमच जिले में ही हमारे को मतलब कोई प्रशिक्षण, उस पर आप बात करेंगे बिल्कुल। अभी कृपा शंकर जी से बात कर लीजिए, और फिर हम उस पर अगर कोई जरूरत होगी तो हेल्प करेंगे। सेवा भारती ने भी बड़ा अच्छा छात्रावास वहाँ खोला है, जरूरत पड़ने हम उसकी वहां से भी हेल्प करेंगे। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नम्रता जी, निर्मला जी और श्रुति जी। आप लोग अपनी बात रखें, तीनों छत्तीसगढ़ से कोई कोर टीम के लोग जुड़े हैं। ऐसा वेबिनार करना चाहिए कि आप अपनी बात रखें, जो भाई साहब ने पूछा है। छत्तीसगढ़ टीम जी, नम्रता जी बात करें अपनी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को और सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। मैं इसमें अपनी सहमति देती हूँ, और मैं एक चीज और रखना चाह रही थी बात, कि यहाँ पे जितने भी कोर्ट टीम के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, जो भी इसमें अपीयर होंगे, यदि उनको ऐसा कुछ जैसे बुके या अपन पुष्प कुछ देते हैं, उनसे भेंट वार्ता करते हैं, तो उसकी जगह एक गमला रखा जाए जिसमें CCF का प्रिंट आउट हो। और अभी तक हम लोगों ने जितने भी वेबिनार किए हैं, वो IT सेल के माध्यम से कुछ स्क्रीनशॉट करके, जैसे कि एक फोटोग्राफी टाइप का एक रहता है। हम उसके तरीके पे तो जाएंगे। हम बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे हैं। अभी जो भाई साहब चाह रहे हैं, अभी आपसे आपकी सहमति है, आप प्रत्यक्ष भोपाल में आकर इस वेबिनार को अटेंड करेंगे? जी बिल्कुल। निर्मला जी ने भी एक सुझाव ये भी था इसमें, क्योंकि अब CCF का आकार बहुत बड़ा हो गया है, अब ये वाकई में पूरे इंडिया का CCF हो गया है। तो ऐसा जो आप ऑर्गेनाइज करना जा रहे हैं वेबिनार, क्यों ना अच्छा हो कि हम सभी राज्यों की WCD को इससे जोड़ दें। सर ये वेबिनार नहीं, सेमिनार होगा ये। ओके सर, ओके।
जी सेमिनार होगा। जी तो जब सहमत है, हम बात करेंगे, सभी स्टेट के कमीशन से भी बात करेंगे और हम WCD डिपार्टमेंट से बात करके अधिकतम उनको CWC JJB को भी जोड़ने के लिए बात करेंगे। मुझे निर्मला लगता जी आप है कुछ कहना चाह रहे अगर आप है। इसका लाइव टेलीकास्ट अगर आप जोड़ दें सभी WCD से, जी तो आप पूरे इंडिया में वैसे रिफ्लेक्ट होंगे सर। खुरानिया जी भाई साहब, वो उसके लिए कोर टीम अलग आपसे चर्चा करेगी कैसे करना है। अभी हम अभी सहमति तो हम में प्रारंभिक रूप से बीज रूप में आपसे बात कर रहे हैं, सबकी सहमति तो इस पर आगे बढ़े। जी बिल्कुल निर्मला सहमति जी है, और श्रुति जी, सही कदम है ये। जी श्रुति जी। सर नमस्ते सर, सभी सरों को नमस्ते सर। ये बहुत अच्छा विचार है आपका कि इस टाइप से होना चाहिए और कोई स्पेशलिस्ट व्यक्ति आकर के उसको वो करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी ठीक है निर्मला जी। आप करना तो सर होनी चाहिए। ठीक है जी। दिल्ली से वसुंधरा जी भी जुड़ी हुई हैं। वसुंधरा जी आप बताएं, दिल्ली का भी रिप्रेजेंटेशन हो जाए। वसुंधरा जी, अलग अलग राज्यों से हम बात कर रहे हैं, दिल्ली से वसुंधरा जी जुड़ी हुई थी। वसुंधरा जी लेफ्ट। अच्छा ठीक है लिखा रहा है। जी जी। और अन्य राज्यों से कोई है? पंजाब से सिंह साहब थे, कहाँ चले गए? पंजाब से जी वसुंधरा जी आ गए। अच्छा वसुंधरा जी आ गए जी। वसुंधरा जी राइट। माइक बंद है वसुंधरा जी, फिर चलिए आ जाएंगी। जसवंत जी चले गए क्या? पंजाब से जुड़े हुए थे। वसुंधरा जी, अध्यक्ष आपका माइक बंद है। अध्यक्ष जी का प्रश्न है। अध्यक्ष जी, वसुंधरा जी माइक बंद है आपका। जी नमस्ते राघवेंद्र जी। नमस्कार वसुंधरा जी, कैसे हैं? मैं आवाज ठीक नहीं है और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की। तो आई थिंक जो आपका कॉन्फ्रेंस करने का जो है वो आई थिंक दैट्स ए गुड आइडिया, बट आई वुड सजेस्ट कि हर स्टेट टीम से जिनको भी आप बुला रहे हैं, गिव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट व्हेन दे गो बैक दे डू समथिंग रिलेटेड टू CCF। वहां पे जाके उनको करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने घूमने फिरने के लिए भोपाल आ गए और फिर वापस चले गए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। वी शुड बी कमिंग विद सम रिस्पांसिबिलिटी व्हिच वी नीड टू इम्प्लीमेंट व्हेन वी कम बैक। जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू। अब हम अपने करना चाहिए, इस पर तो सहमति है ना आपकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने गृह राज्य की तरफ जी भाई साहब, हमारे गृह राज्य से प्रतिभा जी हैं, डॉक्टर दीक्षित हैं, राकेश भाई साहब हैं। मध्य प्रदेश वालों की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर के? जी वैसे नमस्कार, सबको प्रणाम। बिल्कुल बहुत अच्छा सजेशन है और आपने जो सुझाव रखा है, मुझे लगता है कि सबसे हैंड रेज करवा के अपन वैसे पूछ सकते हैं एक बार में, तो अपने को ये भी ठीक है। ये पोल भी कर सकते हैं, ये पोल भी कर सकते हैं। हाँ पोल का हैंड रेज कर सकते हैं, ये भी ठीक है एक बार में। जी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं दीक्षित जी? लगभग सबने हैंड रेज कर लिया है। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, आदरणीय राघवेंद्र जी को नमस्कार। विचार तो बहुत अच्छा है और शुरू से ही ये हमारे मन में पल रहा है कि इस तरह का हमें कार्यक्रम करना था। अब वक्त आ गया है और हमें इसको अब मूर्त रूप देना है, तो मेरी पूर्णतः सहमति है और पूर्णतः सहभागिता भी रहेगी सेमिनार के लिए। और उसको साथ में अगर उसके नेशनल टेलीकास्ट भी हो जाएगा तो और भी अच्छा रहेगा, सोने पर सुहागा हो जाएगा। जी टेलीकास्ट तो हम करेंगे। टेलीकास्ट करने का एक वजह है कि हम इसको एक ऐसी मुकाम पे ले जाना चाहते हैं कि आने वाले 10-20 साल में कोई बच्चों के क्षेत्र में लगातार 200 वेबिनार नहीं किया है, 100 वेबिनार नहीं किया है। तो हम कुछ भी करेंगे तो वहां से टेलीकास्ट भी करेंगे और सेमिनार को भी करेंगे, वेबिनार भी करेंगे। जी हम लोगों का प्रयास तो यह है कि ये जो वेबिनार होगा वो इतिहास में अंकित है और इतिहास बन जाएगा। सज्जन सिंह जी कुछ कह रहे हैं क्या? सज्जन सिंह राजपूत, चलिए अपना माइक ऑन कर लीजिए सज्जन सिंह जी। अब सब लोग हैंड